नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहो दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनेंगे। और यदि वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी तो चौड़ी थी और सीधी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा पाया जाता है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात लिपि है, पर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे चित्राक्षर लिपि की संज्ञा दी गई है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग किए हुए एकमात्र नगर था चन्होदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यगार है। विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। अगला है प्रश्न कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी का था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड था ये। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय विद्यमान नहीं था। अगला प्रश्न है देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उससे बने हुए उत्पाद का। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले मनुष्यों ने जौ को प्रयोग किया जिसे यव के नाम से जाना जाता था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था जिसे ताम्र कहा जाता था उस समय। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। आर्य आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो व्यवसाय पर आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर थे। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु। सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती। ठीक है, ये आपके जो है सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति और सभा होती थी। अगला प्रश्न है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो बलि कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयंती लिया गया है मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी को। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो इनका जन्म स्थान लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुमिंदई स्तंभ अभिलेख जो है वहां से। अगला प्रश्न है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे यानी कि किस क्लेन से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से जुड़े हुए थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में किया गया था। तो सेट 1 हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब सेट 2 के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ये हर्षवर्धन ने किया था जिसे हर्ष कहा गया है। ये पुष्यभूति वंश के शासक थे। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे कौन सा? तो स्त्रियां और शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे, तो बुद्ध के काल से ये प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो पाली में रचे गए हैं। बौद्ध के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो त्रिपिटक नाम है। त्रिपिटक में आपका आता है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो ये है जन्म से जुड़ा हुआ। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन
विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नालंदा में किया गया था। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोधगया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो इसे त्रिरत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाला अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। महावीर कौन थे? तो महावीर जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का भारत में संस्थापक माने जाते हैं महावीर। ऐसे आदिनाथ इनके संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही पहला तीर्थंकर रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसे अंग कहा गया है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वो था चंद्रगुप्त। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो चित्रित धूसर भांडों के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे का था। अगला प्रश्न है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो मगध। अगला प्रश्न है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो अरस्तु। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? सही जवाब होगा संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक या फिर इतिहास का पितामह। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो हाइडोस्पीज यानी कि झेलम नदी के किनारे, ठीक है, झेलम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। अब सेट 3 आ गया दोस्तों। सेट 3 का पहला प्रश्न है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो पोरस की सेना ने किया था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था? तो पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? सही जवाब होगा संस्कृत। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बैठा था बिंदुसार। अगला प्रश्न है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे? तो श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, और वहीं पर उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात आया था। अगला है देवनामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक विख्यात है। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो शिलालेख संख्या आपका जो 13 है उसमें किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज थे, जिन्होंने इंडिका की रचना किए थे। इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज नाम था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या से संबंधित थे? तो विद्या के केंद्र से संबंधित है, इसका सही जवाब होगा तक्षशिला। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देती है? तो शिलाओं पर, विशेष करके कहे तो 13वें जो शिलालेख है उसमें, ठीक है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र में निम्न में से कौन सा था? तो तक्षशिला था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध शासक को
शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक को स्थानिक कहा गया है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश ने किया था। मिलिंद पनाहोक क्या है? तो एक बौद्ध पाठ है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना किए हैं। और अगला प्रश्न है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो गंधार कला के नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो कनिष्क होगा। अब हम सेट 4 शुरू करते हैं दोस्तों। सेट 4 का पहला प्रश्न है कि कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में हुए थे। शक संवत किसने और कब शुरू किए? तो कनिष्क ने शुरू किए थे 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के कार्यकाल में। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो गंधार शैली नाम है। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे तो नागार्जुन और अश्वघोष। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिक वंश के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सरकर्णी थे। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना किए थे। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो गुप्त शासक ने। गुप्त राजा की जिसने विक्रमादित्य की पदवी यानी कि उपाधि ग्रहण की थी वह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते थे? तो रुपयक कहते थे। अगला प्रश्न है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुनों के आक्रमण के साथ। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो समुद्रगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने का। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया? 319 ईसा पूर्व में। इलाहाबाद स्तंभ की शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो समुद्रगुप्त का है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न है वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद थे ये, जिसे एस्ट्रोनॉमर कहा गया इंग्लिश में। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्तों के समय। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताया तो ये है आपका अरिकामेडु। एलोरा में गुफा एवं शिलाउत्कर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का करते हैं। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। अब हम सेट 5 शुरू कर रहे हैं दोस्तों। सेट 5 का पहला प्रश्न है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो सही जवाब होगा राजेंद्र चोल। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं? तो शिव को। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मान्यखेत, जिसे मलखेड़ भी कहा गया है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैनियों का। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो पल्लवों का। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। पुलकेशन द्वितीय किसका महानतम शासक है? तो वातापी के चालुक्य वंश का। रवि कृत्य जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, उसको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशन द्वितीय।
महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के समय। अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया था? सही जवाब होगा राजराज प्रथम ने। उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोलों की। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो रामेश्वरम में है। अगला होगा एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो उरैयूर में थी। द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखे थी? तो सोमदेव की है ये। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? तो बिल्हन है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था बाणभट्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो तेजपाल ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने किया था। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? तो प्रत्याहार वंश से। प्रत्याहार वंश का महानतम राजा कौन है? तो भोज, जिसे मिहिर भोज भी कहा गया है। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के समय आया था। अगला सेट है दोस्तों सेट नंबर 6। इसमें पहला प्रश्न है कि उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो हेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो हेनसांग को। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशन द्वितीय था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, तो वहाँ के जो देवता है उनको नाम है सूर्य, यानी कि सूर्य भगवान की पूजा होता था वहाँ पे। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को। अगला प्रश्न है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो मोहम्मद बिन कासिम। तराइन के दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो तराइन का युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? तो 1206 एडी से, यानी कि 1206 ईस्वी से। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन का था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? तो इल्तुतमिश माने जाते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन को पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो बलबन ने। चहलगानी या फिर फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो बलबन था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो गुलाम वंश और तुगलक वंश। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो तुर्क होगा इसका सही जवाब। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन किए।
अगला क्लास हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़ा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा, यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।